नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा चौराहे पर उतरने वाले हैं। जब कोई लोन स्ट्रेस्ड एसेट यानी खतरे में पड़ा निवेश बन जाता है, तो बैंकों को क्या करना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर फाइनेंसर की रातों की नींद उड़ा सकता है। तो आइए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर हाँ, गहराई में जाने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी बात। हमारी आज की ये पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक और नॉलेज शेयरिंग के लिए है। इसे किसी भी तरह की कानूनी या फाइनेंशियल सलाह बिल्कुल न माने। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। तो देखिए, जब भी कोई लोन खराब होने लगता है तो बैंकर्स के सामने अचानक एक बहुत बड़ी दुविधा आकर खड़ी हो जाती है। सवाल ये उठता है कि क्या अब रिकवरी के लिए सरफासी एक्ट का तेज हथियार उठाया जाए, या फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी आईबीसी का रास्ता चुना जाए। सच बताऊं तो ये सिर्फ एक सीधा साधा कानूनी फैसला नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी रणनीतिक कॉल होती है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हम इन 6 अहम पहलुओं पर एक-एक करके नजर डालेंगे। पहले मुख्य दुविधा, फिर सरफासी का फास्ट ट्रैक रास्ता, आईबीसी का समग्र समाधान, सीओसी की भूमिका, समय और लागत, और अंत में एक रणनीतिक व्यावसायिक फैसले के रूप में इसका आकलन। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्ट्रेस्ड एसेट डिलेमा यानी मुख्य दुविधा। यहाँ हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि दोनों विकल्पों में कितना बुनियादी फर्क है। एक तरफ सरफेसी है जो बिल्कुल एक तेज सर्जिकल स्ट्राइक की तरह काम करता है, मतलब एक साफ सुथरे एसेट को पकड़ा और बेच दिया। दूसरी तरफ हमारा आईबीसी है। इसे पूरे बिजनेस को बचाने वाले एक रीहैब प्रोग्राम की तरह समझा जा सकता है, जहां एक कानूनी मोरेटोरियम की सुरक्षा मिलती है ताकि कंपनी को फिर से पैरों पर खड़ा किया जा सके। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, सरफेसी के साथ फास्ट ट्रैक रिकवरी। अगर स्थिति ऐसी है कि बैंक के पास जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी है उसके कागजात बिल्कुल साफ हैं, मार्केट में उसकी अच्छी डिमांड है और कब्जा करना भी आसान है, तो बिना शक सरफेसी सबसे बेहतरीन और तेज टूल है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बकाया कर्ज उस प्रॉपर्टी की कीमत से कहीं ज्यादा हो गया हो तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में सिर्फ एक प्रॉपर्टी बेचकर काम नहीं चलने वाला, तब एक बिल्कुल अलग रास्ते की जरूरत पड़ती है। और यही एंट्री होती है हमारे तीसरे सेक्शन की, होलिस्टिक रेजोल्यूशन थ्रू आईबीसी, यानी आईबीसी के जरिए एक समग्र समाधान। असल दुनिया में चीजें इतनी आसान नहीं होती, है ना? किसी एक संपत्ति को बेचना भी एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जीएसटी और टैक्स की भारी देनदारियां पेंडिंग होती हैं, आरओसी के नियमों का उल्लंघन होता है, या फिर मजदूरों के विवाद चल रहे होते हैं। जब ये सारी मुसीबतें एक साथ आती हैं, तो बिना आईबीसी के कानूनी कवच के रिकवरी का सोचना भी लगभग असंभव सा हो जाता है। लेकिन आईबीसी के आते ही गेम पूरी तरह से बदल जाता है। इसमें होता यह है कि कंपनी का कंट्रोल प्रमोटर्स के हाथों से निकलकर सीधे एक स्वतंत्र रिजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आरपी के पास चला जाता है। अब यह आरपी कानूनी तौर पर बंधा होता है कि वो इन सारी कमियों और पेंडिंग मामलों को सुलझाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सब कुछ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की बहुत ही सख्त निगरानी में होता है। चलिए अब बात करते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प सेक्शन की, द रोल ऑफ सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स या शॉर्ट में सीओसी। सच कहें तो इस पूरे आईबीसी फ्रेमवर्क का दिल है। ये उन सभी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का एक ग्रुप होता है जो बड़े फैसले लेता है। जब रेजोल्यूशन की प्रोसेस चल रही होती है तो ये सीओसी एक साथ मिलकर काम करती है और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बिल्कुल सही दिशा दिखाती है कि आगे क्या करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? इसके आने से वो पुरानी अफरा तफरी खत्म हो जाती है, जहां हर बैंक अपनी अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी के टुकड़ों को बेचने में लगा रहता था। इसके बजाय कोक्सी क्रेडिटर्स को एक बहुत ही सुव्यवस्थित और सामूहिक नजरिया देती है। वे एक साथ आते हैं, मोरेटोरियम की सुरक्षित छतरी के नीचे बैठकर कंपनी के ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं और आपसी तालमेल से ठोस फैसले लेते हैं। अब आते हैं पांचवें सेक्शन पर, टाइम, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? यहाँ लेंडर्स को एक बहुत ही सख्त कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। मतलब उन्हें तराजू के एक पलड़े पर सरफेसी की तेज रफ्तार को रखना होता है और दूसरे पर आईबीसी में लगने वाले समय और कानूनी अड़चनों को। रिकवरी में कितना समय लगेगा, वास्तव में कितना पैसा वापस आएगा और मुकदमेबाजी का जोखिम कितना है, इन सब का बहुत ही बारीकी से हिसाब लगाना पड़ता है। और इसी के साथ
हम पहुंच गए हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, अ स्ट्रेटेजिक कमर्शियल डिसीजन। जैसा कि ये कोट बिल्कुल सही कह रहा है, सारफेसी और आईबीसी के बीच चुनाव करना महज कोई कानूनी खानापूर्ति नहीं है। ये बिजनेस के भविष्य, प्रमोटर्स के ट्रैक रिकॉर्ड और आगे चलकर अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर का एक बहुत ही गहरा और रणनीतिक कमर्शियल असेसमेंट है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या किसी संपत्ति की टुकड़े करके उसे जल्दबाजी में बेचने से सच में सबसे ज्यादा फायदा होता है, या फिर किसी डगमगाते हुए बिजनेस को संभालकर उसे दोबारा जिंदा करके मजबूत हाथों में सौंपना क्रेडिटर्स, कर्मचारियों और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा फायदेमंद है? इसी सवाल के जवाब में हर केस की सही रणनीति छिपी होती है। उम्मीद है ये विश्लेषण दिलचस्प लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।